हेलो दोस्तों। तो ये जो आर्टिकल है ये आज के ही जो द हिंदू था उसका आर्टिकल है, ठीक है। इसको देखिए, पहला जो आर्टिकल है इसमें चाइना इन एविटेबल ग्लोबल डोमिनेंस। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा हिंदी में ही देखेंगे। तो इसके अंतर्गत मतलब ये बताया गया कि कैसे चाइना और जो भारत है वो कभी समान आर्थिक स्तर पर था, और आज के टाइम में देखें तो चाइना दूसरी महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आ रहा है, ठीक है। तो देखिए, थोड़ा हिंदी में देखते हैं इसके बारे में। चीन का जो है अपरिहार्य वैश्विक प्रभुत्व। चाइना का दावा है कि जो अमेरिका के सहयोगी और अमेरिका है उन शक्तियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो ये जो है हमारे उस समय के विदेशी सचिव थे जिनका नाम क्या था, श्याम सरन। इन्होंने मतलब एक बुक लिखी है। तो उसके जो है उसके अंतर्गत ये सारी बातें लिखी गई है। तो वो अपने मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बता रहे हैं। तो पहला देखिए पॉइंट क्या दे रखा है इसमें। तो 1971 में क्या थे, जब वो विदेशी सचिव थे, तो जब उन्होंने ज्वाइन किया था तो वहाँ पे क्या कर रहे थे, वो मंदारिन सीख रहे थे 1971 में, ठीक है। तो वो उनके लिए एक पूरी नई और आकर्षक दुनिया थी। उसके अलावा देखिए यहाँ पे भारत और चाइना का कंपैरिजन किया गया, मतलब कहाँ से दोनों स्टार्ट हुए और आज के टाइम में कहाँ पे खड़े हुए हैं। तो इनकी बुक का नाम क्या है, हाउ चाइना सीज इंडिया एंड द वर्ल्ड। ये आप अमेजोन वगैरह पे परचेज करोगे तो 799 तक की आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये अपने एक्सपीरियंस में बताते हैं कि इन्होंने जो है 2 साल, 2 कार्यकाल तक 6 साल वहाँ पर बिताए और वहाँ के तेज और दूरगामी परिवर्तन को देखा। अगर चाइना की बात करें तो वो क्या है, दुनिया में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, स्पेस एक्सप्लोरेशन, ये तकनीकें जो है इनमें भी वो पहले से ही अग्रणी हैं। वो बताता है कि जो भारत और चाइना है वो मोटे तौर पर एक ही लेवल पे मतलब कभी थे, पर आज के टाइम में अगर बात करें तो भारत अब चीन के रिव्यू मिरर में एक जो गाड़ी में होता है ना, साइड में रिव्यू मिरर लगा रहता है, तो वो पीछे की हटने की एक छवि की तरह दिखाई दे रहा है चाइना के उसमें। तो उन्होंने एक साथ जो अपना सफ़र शुरू किया था समान जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय के साथ 1978 में समान आर्थिक स्तर पर उन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है। हालांकि इसके बाद जो चाइना है उसने बहुत तेज़ी से विकास करना शुरू कर दिया। दोनों देशों के बीच खाई एक दशक बाद भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं थी, मतलब जब 1978 के बाद 1988 तक भी इतना मतलब फ़र्क नहीं पड़ा था उनके बीच में जो अर्थव्यवस्था थी। पर उसके बाद जो है, जब भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने दिसंबर 1988 में बीजिंग की ऐतिहासिक यात्रा की, तब जो है जो वहाँ के वो थे, शिया ओपिंग, जो वहाँ के मतलब प्रेसिडेंट थे, उनके लिए यह घोषणा करना संभव था कि भारत और चीन एक साथ बढ़ने और पुनरुत्थान की भूमिका निभाने के बिना एशियाई शताब्दी नहीं हो सकते हैं। मतलब दोनों को एक साथ क्या है, डेवलपमेंट की स्टार्ट करनी होगी, ठीक है। उसके बाद जो अपने स्वयं के आर्थिक सुधारों और 1990 के दशक की शुरुआत में अपनाई गई जो उदारीकरण नीतियां थी, जो कि भारत में अपनाई थी 1991 में, ठीक है। तो उसके परिणामस्वरूप भारत की जीडीपी वृद्धि ने जो है भारत के राजनीतिक और आर्थिक प्रोफाइल का जो है विस्तार किया था 1991 में। उसके अलावा सदी के मोड़ पर जब भारत चाइना के पीछे था, सदी के मोड़ उस समय मतलब भारत चाइना के पीछे था, लेकिन अंतर को कम करते हुए देखा गया। उसके अलावा 2003 से 7 जो था उसकी अवधि में भी भारत की विकास दर में तेजी आई, जबकि चाइना की जो है नॉर्मल जैसे चल रही थी वैसी चलती रही। यह वह संक्षिप्त अवधि थी जब भारत के राजनयिक विकल्प कई गुना बढ़ गए थे 2003 से 7 में। यह एक प्रमुख शक्ति के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए अन्य प्रमुख शक्तियों के साथ अपने संबंधों को बढ़ावा देने में सक्षम था, जिसका आगे विस्तार हुआ। क्योंकि उस समय तक हम परमाणु संपन्न भी हो गए थे, तो अलग अलग हमारे जो राजनयिक विकल्प थे वो बढ़ गए थे दूसरे देशों के साथ, ठीक है। उसके बाद देखिए सीमावाद 2003। तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी। उनकी चीन यात्रा के दौरान दो महत्वपूर्ण निर्णय उस समय लिए गए थे। एक पहला क्या लिया गया था, दोनों देश चीन सीमा विवाद के शीघ्र राजनीतिक समाधान की तलाश करने पर जो है सहमत हुए थे उस समय 2003 में। उसके अलावा जिसमें अपने अपने नेताओं के विशेष प्रतिनिधियों के स्तर पर नियमित वार्ता की स्थापना की गई। चीनी पक्ष ने जो है सिक्किम को जो है भारत के राज्य के रूप में अपनी मान्यता से भी अवगत कराया, ठीक है। मतलब पहले वो उसे अलग से दिखाता था। 1975 में राज्य के भारतीय संघ में विलय को स्वीकार नहीं किया था। इसके मानचित्रों ने इसे सिक्किम जो है एक स्वतंत्र देश के रूप में चिन्हित करना जारी रखा था, ठीक है। मतलब सिक्किम को अलग दिखाता था। उसके बाद 2003 से जो है इस पर सहमति हो गई थी। इन महत्वपूर्ण निर्णयों की पृष्ठभूमि यह मान्यता थी कि दो बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच संबंधों ने अब एक वैश्विक और राजनीतिक आयाम हासिल कर लिया है 2003 में, जो उनके द्विपक्षीय संबंधों से परे होगा। इसलिए दोनों देशों को उभरती क्षेत्रीय और वैश्विक वास्तुकला को आकार देने में अधिक निकटता से सहयोग करने में सक्षम बनाने के लिए लंबे समय से चले आ रहे जो सीमा मुद्दा था उसको हल करना महत्वपूर्ण था। इस विकास को जो है अप्रैल 2005 में चीनी प्रधानमंत्री जो थे जिया बाओ,
उनकी भारत यात्रा के दौरान आगे बढ़ाया गया था 2005 में, ठीक है। उसके बाद देखिए, तो जो विदेशी सचिव थे उनके रूप में मैं इस यात्रा से निकटता से जुड़ा था। उस समय के मतलब ये रहे होंगे। चीनी पहले से ही जानते थे कि भारत अमेरिका के साथ एक नागरिक परमाणु समझौता सहयोग समझौते पर बातचीत कर रहा था, जो भारत के राजनीतिक प्रोफाइल को काफ़ी बढ़ाएगा, और भारत यूएस से जो साझेदारी है इसको भी काफ़ी बढ़ाएगा। इससे जो है चीनियों को भारत के साथ अपने संबंधों को उन्नत करके इस विकास को संतुलित करने के लिए प्रोत्साहित किया। मतलब वहाँ पे अगर यूएसए के साथ इसकी पावर बढ़ेगी तो चाइना को भी यहाँ इंडिया से सपोर्ट करके मतलब बैलेंस करने में ईजी होगा, ठीक है। इससे भारत की जो है वृद्धि हुई। जैसे ही संकट आया अमेरिका में, मतलब 2008 की बात हो रही है, तो अमेरिका और चीन के बीच जो है विषमता कम होने लगी वहाँ पे, और भारत और चाइना के बीच जो विषमता थी वो सिकुड़ रही थी, वो फिर से एक बार से फैलने लगी 2008 के बाद से, ठीक है। भारत की जीडीपी विकास दर में गिरावट आई, तब से यह औसतन 67% प्रतिवर्ष जो है कम होती जाती है। सॉरी, कम नहीं होती जाती, मतलब 67 नहीं, 6 से 7% तक एवरेज जो है हर साल बनी रहती है जीडीपी, ठीक है। चीन ने भारत को समान विकास दर बनाए रखा, लेकिन भारत जो है मतलब चाइना की और भारत की जो विकास दर थी वो बनी रखी, पर जो चाइना की विकास दर थी वो क्या थी, बहुत बड़े आधार पर बनी हुई थी, मतलब उसका बेस जो था वो ज़्यादा था, ठीक है। शक्ति की यह विषमता चीन में जो है भारत के हितों के प्रति कम संवेदनशीलता, मतलब यहाँ से जो है भारत और चाइना जो है अलग अलग मोर्चों पे निकलते चले गए, ठीक है। उसके बाद से देखिए क्या हुआ, भारत की जो परिधि थी उसमें उसमें देशों की स्थिर आर्थिक और राजनीतिक पैठ थी, और भारत और अमेरिका के बीच जो है घनिष्ठ संबंध के प्रति सहिष्णुता इसकी निचली सीमा को दर्शाती है। मतलब यहाँ से चाइना जो है भारत से अलग होने लगा, ठीक है। उसके बाद गैर सरकारी बैठकों में बातचीत में चीनी विद्वान अक्सर इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था भारत के आकार में 5 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। और यह भारत चीन संबंधों की प्रकृति में जो है परिलक्षित नहीं हो सकता था। इस तरह के एक बयान का निहितार्थ यह था कि भारत को चीनी धारणा में अपनी घटती रैंकिंग को स्वीकार करना चाहिए, मतलब कि भारत को ये स्वीकार करना चाहिए कि वो मतलब चाइना से नीचे आ गया अर्थव्यवस्था में, और चीनी हितों को टालना चाहिए। रेखा से बाहर निकलना, एक रेखा खींची जाए, मतलब एक तरह से एक लिमिटेशन बनाई जानी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए चीन की तुलना में युद्धाभ्यास के लिए जगह, तो इन दोनों ने जो जिया बाओ और मनमोहन सिंह थे, इन्होंने कुछ जो है मतलब आपस में जो सहमति थी वो व्यक्त हुई। किस किस पे, पहला तो चीन भारत के लिए खतरा नहीं था, भारत चीन के लिए खतरा नहीं, दोनों एक दूसरे के लिए खतरा नहीं है। दूसरा, एशिया और दुनिया में दोनों एक साथ विकास के लिए पर्याप्त जगह है दोनों के लिए। तीसरा क्या था, भारत जो है चीन के लिए एक आर्थिक अवसर है, और मतलब दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, आर्थिक अवसर है, दोनों पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। चौथा, दो बड़ी और उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में दोनों देश एक साथ काम करके मौजूदा वैश्विक व्यवस्थाओं पर अलग अलग प्रभाव डाल सकते हैं, ठीक है। और जलवायु परिवर्तन, साइबर स्पेस, भारी अंतरिक्ष जैसे उभरते डोमेन में नए वैश्विक शासन को आकार दे सकते हैं। पांचवा क्या है, भारत चीन संबंधों ने इस प्रकार एक वैश्विक और राजनीतिक आयाम हासिल कर लिया है, और उन्हें एक अधिक प्रभावी ढंग से काम करने में सक्षम बनाने के लिए इसे जो है हल करना महत्वपूर्ण था। भारत चीन सीमा मुद्दा जो है जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। वित्तीय संकट का प्रभाव, वैश्विक वित्तीय और आर्थिक संकट का भारत चीन के आगे के विकास पर प्रभाव पड़े, ठीक है। उसके बाद देखिए चीन द्वारा जो है, अगर हम करंट की बात करें तो वो दंडात्मक प्रतिक्रिया को आमंत्रित किया जा रहा है, ठीक है। वह भी भारत के खिलाफ हाल के चीनी कदमों से स्पष्ट हो रहा है, जिसमें भारत चीन सीमा पर अधिक आक्रामक मुद्रा शामिल है, जहां पिछले कई दशकों में शांति और सापेक्ष शांति दोनों ही बनी हुई थी, ठीक है। उसके बाद देखिए 2005 में क्या था, चाइना भारत को कुछ रियायतें देने के लिए तैयार था, ताकि एक प्रारंभिक अ, इंडो यूएस गठबंधन है जो वो चीन के लिए खतरा हो सकता था, इसलिए वो जो है उसको कुछ रियायत देने के लिए तैयार था 2005 में। क्वाड पर इसकी प्रतिक्रिया, जो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस का गठबंधन है, उसको जो है इंडो पैसिफिक सी में चीन को बाधित कर सकता है। इसकी प्रासंगिकता को खारिज करना और गठबंधन जो सहयोगी है उनके प्रति और भी अधिक खतरनाक मुद्रा अपनाना है। 2008 के वैश्विक वित्तीय और आर्थिक संकट के बाद चीनी आकलन यह है कि यूएस एक घटती शक्ति है और इसकी विश्वसनीयता कम हो गई, और महत्वपूर्ण बात यह है कि शक्ति का प्रयोग करने की उसकी इच्छा कम हो गई है, पीछे हटने की शक्ति है, और इसलिए अमेरिका के सहयोगी और साझेदार, ये सब जो दावा किया जा रहा है वो किसके द्वारा, चाइना के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। तो बस यही आर्टिकल था, ये देखिए ये इनकी बुक है, ये हाउ चाइना सीज इंडिया एंड द वर्ल्ड। बाकी जो हमने हिंदी में पढ़ा वो सारा यही इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, देख लीजिएगा एक बार। तो बस अभी के लिए इतना ही। अभी जो इनसाइट का वो करंट अफेयर आ रहा था, इसलिए मैंने
कुछ 2-4 आर्टिकल है उनको जो ऐसी 5-5 10-10 मिनट के वीडियो में कवर कर दूंगा आज के, ठीक है। ठीक है, ओके, हैव अ गुड डे।